आज हम लोग जो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है उसमें हम लोग जो ड्रग पढ़ रहे थे, ड्रग में हम लोगों ने देखा था अभी तक एंटा एसिड के बारे में। तो एंटा एसिड जो है, जो कि तुमको क्या करता है, जो कि हमें हमारे स्टोमक में एसिडिटी को कंट्रोल करता है, जो ड्रग, उसे हम लोग कहते हैं एंटा एसिड। तो एंटा एसिड में हम लोग देख चुके हैं, एंटा एसिड के रूप में तुमको जो प्रयोग करते हैं हम लोग एंटा एसिड में, जैसे कि पहले प्रयोग यूज करते थे हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या MgOH होल 2 और AlOH होल 3 का मिक्सचर यूज करते थे, जो कि pH को क्या नहीं करता, 7 से एबव नहीं जाने देता है। इसमें pH 7 से एबव चला जाता तो और एसिड सिक्रेशन का संभावना रहता है। और एक तुमको था सिमेटिडीन, जो ड्रग खोजा गया 1970s में, सिमेटिडीन, और इसी का इम्प्रूव्ड वर्जन है रेनिटीडीन। ये तुमको क्या करता था, ये तुमको जो सिम्टम्स है उसको क्योर करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करके करता है। बट ये जो तुमको एसिड क्यों न्यूट्रलाइज हो रहा है, जहां पर कि स्टोमक के रिसेप्टर पे जाके जब हिस्टामिन उसमें कंबाइन होते हैं, उससे HCl का लिबरेशन होता है, सेक्रेशन होता है। तो यह क्या करता है, हिस्टामिन को रोकने, यह जो तुमको केमिकल सिमेटिडीन है, यह तुमको हिस्टामिन को स्टोमक के रिसेप्टर से जुड़ने से क्या करता है, यह रोकता है, और जिससे कि HCl का प्रोडक्शन ये घट जाता है। तो ये सिमेटिडीन उसी का फॉर्म है रेनिटीडीन। तो ये तुम्हारा ड्रग था एंटा एसिड में। एंटा एसिड के बाद हमने पढ़ा था एंटी हिस्टामिन ड्रग में हमको था जो कि एंटी एलर्जिक ड्रग भी कह सकते हो, जो कि तुमको दो ड्रग थे, ब्रोमफेनिरामीन और टरफेनाडीन। ये दो ड्रग थे तुमको, टरफेनाडीन और ब्रोमफेनामीन। तो ये तुमको दो ड्रग थे जो एंटी हिस्टामिन ड्रग थे। इसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे पिछले, लेकिन न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग में हम लोग पढ़े थे ट्रैंक्विलाइजर्स के बारे में। न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग में हम लोग पढ़ रहे थे न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग, जो कि डिप्रेशन को कम करता हो, जिसमें कि तुमको एक केमिकल है नॉरएड्रेनालिन, जिसके सेक्रेशन की कमी से ये तुमको क्या रहता है, मूड को बेटर रखता है अगर इसका सेक्रेशन सही से होता रहा। इन केस ऑफ तुमको कोई भी जो है, तुमको एक एंजाइम आता है, सर्टेन एंजाइम catalyze the noradrenaline to decompose, इसको डिकम्पोज करने से, जिससे कि क्या हो जाएगा तुमको, जिससे डिप्रेशन में आ जाएगा लोग, इससे तुमको डिप्रेशन हो जाएगा। तो ये एंटी डिप्रेसेंट ड्रग की इसको जरूरत पड़ेगी। ट्रैंक्विलाइजर्स जिसको कहते हैं हम लोग एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, ये जो ट्रैंक्विलाइजर का, इसमें पहला है तुमको ट्रैंक्विलाइजर की भी बात करें, ट्रैंक्विलाइजर की बात कर रहे हैं। तो ट्रैंक्विलाइजर जो पहले बता भी चुके थे, इसमें तुमको है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग का नाम लिखते हैं, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग का। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग में तुमको है आइप्रोनियाजिड। ये तुमको जाहिर है कि डिप्रेशन को दूर करने के लिए ड्रग है तुम्हारा आइप्रोनियाजिड। तुम्हारा दूसरा ड्रग है तुमको फेनिलजीन। दूसरा है तुमको क्लोरडियाजेपोक्साइड। ये माइल्ड तुमको डिप्रेशन में ये काम करता है। और मेप्रोबेमेट ये दोनों माइल्ड डिप्रेशन में काम करेगा।
माइल्ड डिप्रेशन में ये काम करेगा, माइल्ड डिप्रेशन में, कम डिप्रेशन रहेगा तो ये दोनों यूज कर सकते हैं हम लोग। तो क्या हो गया, इसके ड्रग हो गए तुमको आइप्रोनियाजिड, और तुमको दूसरा ड्रग हो गया तुम्हारा आइप्रोनियाजिड, स्पेलिंग है तुम्हारा आइप्रोनियाजिड। दूसरा ड्रग हो गया तुमको फेनिलजीन। इसके बाद माइल्ड डिप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए तुम्हारा दो ड्रग हो गए, दैट इज क्लोरडियाजेपोक्साइड, और तुमको मैप्रोबेमेट। ये चार टाइप के ड्रग जो डिप्रेशन के लिए हो गए। इसके अलावा वेलियम और सेरोटोनिन ये भी तुमको यूज में आते हैं तुमको डिप्रेशन के लिए, या तुमको हाइपरटेंशन और तुमको हाइपरटेंशन को दूर करने के लिए ये तुमको, या टेंशन को दूर करने के लिए ये तुमको यूज में लाया जाता है ड्रग। ये तुमको दूसरा हो गया तुमको जो कि अब स्लीपिंग पिल्स के लिए बारब्यूटेरिक एसिड और इसका डेरिवेटिव बारब्यूटेरिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव जिसको बारब्यूरेट्रेट्स भी कहते हैं, डेरिवेटिव्स, जिसका नाम है जैसे कि नेब्यूटल तुम्हारा जैसे है बेरोनल, इमिटल, ये सब तुम्हारा जो है, ये सब किसके रूप में आता है ये तुम्हारा। और एक तुम्हारा इक्विनल है जो कि हाइपरटेंशन दूर करने के लिए यूज आता है, जिसके को अगर होता है इक्विनल, ये भी तुमको हाइपरटेंशन दूर करने के लिए आता है। और ये तुमको जो स्लीपिंग प्रोड्यूस करता है, ये स्लीपिंग जो कि इसको हिप्टोनिक इफेक्ट होता है, हिप्टोनिक, जिससे नींद भी आएगा। सेकोनल, नेब्यूटल, इन सबों से तुमको जो है ये तुमको हिप्टोनिक ड्रग होता है। ये सब तुमको किसी और इससे स्लीपिंग भी टेंडेंसी आएगी। तो ये सब तुम्हारे थे जो कि ट्रैंक्विलाइजर्स। यहां तक हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे, जिसको हमने रिमाइंड कराया। अब हम लोग देखेंगे इस लेक्चर में हम लोग जो है न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग का दूसरा पार्ट, जो हम लोग पहला पार्ट ट्रैंक्विलाइजर्स पढ़ लिए थे, अब हम लोग न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग का सेकेंड पार्ट देखेंगे, दैट इज एनाल्जेसिक। तो एनाल्जेसिक दो तरह का होगा, जो कि एक नारकोटिक होगा और एक एनार्कोटिक, नॉन नारकोटिक, जो कि तुमको, जिसमें कि नारकोटिक का मतलब होगा जिसमें कि एडिक्शन का संभावना है, जिसका कि तुमको आदत पड़ जाए। तो ये तुम्हारा हो जाएगा तुमको तो नारकोटिक ड्रग जो तुम्हारा है, नॉन नारकोटिक ड्रग, तो ये तुम्हारा है दो तरह का ड्रग होगा। एनाल्जेसिक है, बी पार्ट, न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग का बी पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। ए पार्ट पहले पिछले लिख चुका होगा अब पिछले लेक्चर में। बी पार्ट है तुम्हारा दैट इज एनाल्जेसिक। इसमें तुमको जो एनाल्जेसिक हो गया तुमको, जिसको पेन किलर भी कहते हैं, ये हो गया पेन किलर। तो पेन किलर के रूप में दो दवा तुमको काम करता है, जो कि तुमको पेन किलर के रूप में तुमको जो दवा काम करेगा दैट इज वेरी, तुमको एस्पिरिन है, एस्पिरिन और पैरासीटामोल, ये नॉन नार्कोटिक में है तुम्हारा। ये नॉन नार्कोटिक का हम लोग पढ़ रहे हैं। पेन किलर ए नंबर में कह सकते हैं, इसमें पहला नंबर नॉन नार्कोटिक में है। ये नॉन नार्कोटिक जिसमें एडिक्शन नहीं होगा, इसमें एडिक्ट नहीं होगा, जिसका आदत नहीं पड़ेगा, नॉन एडिक्टिव में आ जाएगा तुमको। जैसे एस्पिरिन है, तुमको एस्पिरिन, पैरासीटामोल, ये तुमको इसका तुमको जो है ये तुमको एस्पिरिन जो है तुमको, ये काफ़ी फेमस ड्रग है, जो कि तुमको रिलीव पेन, तुमको जॉइंट पेन इसको दूर करने के लिए तुम्हें काम आएगा। चाहे तुमको इसका एक और इफेक्ट होता है, ये तुमको फीवर भी कम करता है, जिसको फीवर को हटाने के लिए फीवर में काम आएगा। दूसरा है तो फीवर के लिए इसको एंटीपायरेटिक भी कहते हैं, ड्रग एंटीपायरेटिक,
जो ज्वर को कम कर, ज्वरनाशी, तो एंटीपायरेटिक के रूप में भी काम होता है। जो पैरासीटामोल भी तुमको ये फीवर के में काम आता है, पैरासीटामोल ये भी तुम्हारा काम आएगा। और ये तुमको होता है ब्लड कोगुलेशन को क्या करता है, रोकता है, ब्लड कोगुलेशन को भी रोकने में काम आएगा, ब्लड कोगुलेशन को भी ये रोकता है एस्पिरिन। तो तुम्हारा ये तुम्हारा हो गया। और ये जो इन्फ्लेमेशन क्रिएट होता है बॉडी में, उसको क्या करता है, जिससे कि दर्द की अनुभूति होती है, उसको क्या करता है, ये तुमको ये एस्पिरिन और पैरासीटामोल ये सब तुमको जो है ये फीवर में और दर्द को कम करने में इसका नॉन एडिक्टिव में होगा। दूसरा तुमको है सेकेंड पार्ट में नार्कोटिक ड्रग में आएंगे। नार्कोटिक ड्रग में आएंगे तो नार्कोटिक ड्रग में तुमको मॉर्फिन है, मॉर्फिन जो कि अफीम से बनता है, ओपियम पॉपी से बनेगा। तो ओपियम से तुमको जो क्रिएट होता है मॉर्फिन, ये तुमको, और इसका एंड इट्स होमोलॉग्स इसी के जैसा जो बनता है, जिससे कि तुमको क्या होता है, ये तुमको नॉन नार्कोटिक होता है, इसका ये एडिक्शन हो सकता है इसका अगर डोज, लेकिन मेडिसिनल डोज में इसका यूज किया जाए तो ये तुमको रिलीव करेगा, पेन रिलीव में काम का आएगा, रिलीफ पेन। ये तुमको हाई, जबकि तुमको जैसे कि आफ्टर ऑपरेशन वगैरह के बाद जो हाई पेन होता है, ऑपरेशन के बाद इसको जनरली हम लोग यूज करते हैं, या कैंसर में जैसे में हार्ट बहुत ज़्यादा दर्द होता है उन सबों में यूज किया जाता है, या तुमको पोस्ट ऑपरेशन के बाद इसको जो है तुमको डॉक्टर जो है अपना जो है तुमको मेडिसिनल डोज में इसको रिकमेंड करते हैं, और जिससे कि हाई जो कि तुम्हारा रहा उसमें क्या कर सकता है, इसका यूज किया जा सकता है। तो ये तुम्हारा हो गया जो कि न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग का हो गया तुम्हारा। अब है तुमको एंटी माइक्रोबियल्स, जो ड्रग के टाइप हो गए, दैट इज एंटी माइक्रोबियल्स। एंटी माइक्रोबियल्स हो गए जो कि तुमको ऐसे ड्रग जो कि माइक्रोबियल्स, जो कि तुमको जिसको माइक्रोबियल्स को जो कि नष्ट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एंटी माइक्रोबियल ड्रग। तो ऐसा ड्रग जो कि माइक्रोब्स जैसे कि तुमको है बैक्टीरिया, वायरस और बाकी पैथोजेंस जैसे हैं तुमको, उसको क्या कर सके, किल कर सके, दैट आर कॉल्ड एंटी माइक्रोबियल्स। एंटी माइक्रोबियल्स किल बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई एंड अदर पैथोजेन। इसको किल करने में तुमको जो काम करेगा दैट आर कॉल्ड एंटी माइक्रोबियल्स। इसके ग्रोथ को रोके, या तो ग्रोथ को, इसके वृद्धि को रोक दे, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या जो पैथोजेंस है जो कि तुमको जिस पे जो तुम्हारा है, इसके ग्रोथ को रोके, स्टॉप द ग्रोथ और क्या कर दे इसको, या तो इसको डिस्ट्रॉय कर दे और डिस्ट्रॉइड, तो इसको हम लोग कहेंगे एंटी माइक्रोबियल्स। तो एंटी माइक्रोबियल्स ड्रग्स में तुमको जो है इसके 3 टाइप में हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। तो पहला है तुमको जैसे कि एंटीबायोटिक हम लोग देखेंगे, एंटीबायोटिक। दूसरा इसी का ड्रग आता है जो कि ये एंटीबायोटिक हम लोग दवा के रूप में इसको खा सकते हैं, जो कि हम लोग शरीर के अंदर ले सकते हैं एंटीबायोटिक। दूसरा हो गया तुमको इसका जो कि एंटीबायोटिक है जो कि शरीर के ऊपर यूज कर सकते हैं, दैट इज एंटीसेप्टिक। और जो कि तुमको जहां के ड्रेन वगैरह जो निर्जीव चीज में जहां पर कि दे सकते हैं, जिसमें कि जो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रहेगा तुमको केमिकल, तो वो हो जाएगा डिसइंफेक्टेंट। तो पहले हम लोग देखेंगे इसके 3 टाइप होंगे, जिसमें कि पहला हम लोग देख रहे हैं एंटीमाइक्रोबियल्स का पहला टाइप हो गया एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक के नाम से पता चलता है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऐसा पैथोजेंस, ऐसा तुमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर दे। तो एंटीबायोटिक का पहला डिफिनेशन यही था तुमको, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म which kills other microorganism, तो ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि दूसरे को किल कर दे, दैट इज एंटीबायोटिक हो गया ये एंटीबायोटिक।
तो इस तरह का पहले डिफिनेशन था, लेकिन बाद में तुमको यह भी देखा गया कि तुमको ऐसा जरूरी नहीं है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही हो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बजाय तुमको कोई आर्टिफिशियल जो बनाया गया, जो कि आर्टिफिशियल बनाया हुआ जो कि तुम्हारा होगा, जो कि हम लोग मैन मेड भी थिंक क्या हो सकता है तुमको, मैन मेड मेडिसिन भी हो सकता है, जो कि किसको किल कर दे, जो कि बैक्टीरिया को या वायरस को, जो तुमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर दे या उसके वृद्धि को रोक दे, दैट इज ऑल्सो नेम एज एंटीबायोटिक। तो पहले ये कहा गया कि ये तुमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि तुमको क्या कर दे, इसको रोक दे। तो उसके लिए सबसे पहले जो कि यूज किया गया, जिसमें कि इसके लिए तुमको तो एंटीबायोटिक का डिफिनेशन हो गया, इसका जो डेवलपमेंट का हिस्ट्री देखें तो इसमें पॉल एरलिस नाम के एक साइंटिस्ट थे, जर्मन कह सकते हैं बैक्टीरियोलॉजिस्ट, पॉल अर्लिक। तो पॉल अर्लिक ने सबसे पहले तुमको एक सिसलेस नाम की का डिजीज था, उस जो कि तुमको 90s के आसपास 1990s में 1900 में था के आसपास में, उसके ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने एक तुमको दवा का खोज किया जिसका नाम था आर्सफेनामिन। आर्सेनिक से बना हुआ है आर्सफेनेमीन। ये तुमको ड्रग का क्या किया उन्होंने खोज किया, और जिसको हम लोग सिल्वर सेन भी कहते हैं, इसको सिल्वर सेन भी कहा जाता है, आर्सफेनेमीन या जिसको हम लोग सिल्वर सेन भी कहते हैं। ये तुमको क्या किया गया, इन्होंने सबसे पहले इसको जो है तुमको सिसलिस नाम के तुमको बीमारी के लिए इसका उपयोग किया, और उन्होंने काफी इसमें सफलता प्राप्त की। बाद में उन्होंने इसमें एनालाइज किया कि इसमें AS डबल बॉन्ड AS होता था आर्सेनिक के बीच में, तो जो कि एजो कंपाउंड होता है, एजो डाई जो होता है तुमको, उसमें भी N डबल बॉन्ड N होता है। तो वो इस पर भी काम कर रहे थे, तो उनको लगा कि ऐसा कंपाउंड, जो आर्टिफिशियल कंपाउंड भी ऐसा बनाया जा सकता है जो कि क्या कर सकता है, इसी के जैसा होगा और इसी के जैसा प्रॉपर्टी रखेगा, और जो कि इसको क्या कर सके, इसको मतलब कि तुमको स्पायरो जो कि कीट वगैरह होता था उसको क्या कर सके, उस पर सेलेक्टिवली वार करके उसको डिस्ट्रॉय कर सके। तो एंटीबायोटिक का दिक्कत क्या है, एंटीबायोटिक ऐसा ड्रग है जो कि बैक्टीरिया को तो प्रभावित करे, लेकिन जो मैन या एनिमल जो यूज कर रहा है उसको कम से कम इफेक्ट करे। तो ये बात भी ध्यान रख करके इसको बनाना पड़ता है। तो जहां तक कि इसका आ गया AS डबल बॉन्ड AS, N डबल बॉन्ड N तुमको जिसमें रहे डायो में, तो वैसा उन्होंने ड्रग डेवलप किया जिसमें N डबल प्रोंटोसोल, ऐसा ड्रग इन्होंने आर्टिफिशियल ड्रग बनाया, मैन मेड प्रोंटोसोल बनाया, प्रोंटोसोल नाम का ड्रग बनाया, जो कि ये एंटीबायोटिक मैन मेड था। ये तुमको जो कि आर्टिफिशियली बनाया गया, ये प्रोंटोसोल। तो प्रोंटोसोल का जबकि अध्ययन किया गया बेहतर रूप में, तो ये पाया गया कि ये तुमको सल्फ्यूरिल एमाइड से बना होता है। ये इसमें जो सल्फ्यूरिल आगे जाकर के डोज लेने के बाद ये तुमको कन्वर्ट हो जाता है, सल्फ्यूरिल एमाइड देता है। तो बाद में ये हुआ कि सल्फ्यूरिल एमाइड ही जब इसका ड्रग है, तो बाद में इसके लिए इसके आधार पर सल्फा ड्रग का प्रिपरेशन हुआ, सल्फा ड्रग का प्रिपरेशन हुआ, तो जिसमें कि तुमको सल्फा पिरिमिडीन, इसके बहुत से डेरिवेटिव आए, जैसा सल्फापिरिडीन तुमको एक फेमस तुम्हारा क्या हो गया, एंटीबायोटिक के रूप में इसका प्रयोग किया गया। तो क्या क्या हुआ इसका डेवलपमेंट, पॉल अर्लिस ने सबसे पहले सिसलिस के ट्रीटमेंट के लिए सिल्वर सेन का यूज किया, और उन्होंने उसके बाद जो है एक ये तुमको सिल्वर सेन तुमको जो है आर्सफेनेमिन था, इसका नाम, जिसका सिल्वर सेन के नाम से भी इसको मार्केट में क्या किया गया, लाया गया। इसके बाद इसको जो है तुमको इंप्रूव करके जो आर्टिफिशियल सब्सटेंस जो मैन मेड उन्होंने बनाया, डाई के तरफ इसको प्रयोग करके उसका प्रोंटोसोल का किया। प्रोंटोसोल में यह देखा गया कि उसमें सल्फ्यूरिल एमाइड है, वही उसके इसके डाइजेशन के बाद वह सल्फ्यूरिल एमाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये पता चला कि इसका मतलब है कि जो सल्फ्यूरिल एमाइड है वही इसका एक्टिव काम है। तो उसके बाद जो है सल्फा ड्रग का प्रिपरेशन, उससे तुमको सल्फा ड्रग का उससे प्रिपरेशन क्या किया लोगों ने स्टार्ट किया, जिसमें कि सल्फापिरिडीन जो है तुमको एक फेमस सल्फा ड्रग बना। लेकिन जो एंटीबायोटिक के तुमको खोज में
एंटीबायोटिक के डिस्कवरी में जो सबसे पहले जो सबसे बड़ा जो रिवॉल्यूशन आया, उन्होंने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये तुमको 1929 में इन्होंने पेनिसिलियम फंगस से बना दिया, जो एंटीबॉडी कहते हैं ना, जैसे एंटी बैक्टीरियल जैसे तुम्हारा था, इससे उन्होंने बनाया, इससे एक इसका दवा का नाम रखा पेनिसिलिन फंगस, जो कि एक तुमको था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि तुमको दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सके। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि पेनिसिलियम फंगस था, वो दूसरे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको क्या कर सकता था, ये किल कर सकता था। उससे उन्होंने एक जो है उसको डेवलप करके क्या लाया, पेनिसिलिन बनाया। और पेनिसिलिन तुमको ये काफी मतलब क्या कहते हैं, ये इसकी जो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी काफी बेहतर थी, और यह तुमको एक रिवॉल्यूशन ला दिया एंटीबायोटिक के क्षेत्र में। और इस अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को मतलब कि इसलिए फर्स्ट एंटीबायोटिक के लिए भी इसको जाना जाता है, ये तुमको जो कि आज भी यूज में किया जाता है, दैट इज पेनिसिलिन। ये तुमको, और इसको बनाने के लिए हर जगह पर तुमको इसकी काफी इसकी डिमांड रही, और ये तुमको लाइफ एक्सपेक्टेंसी को भी लगभग वर्ल्ड में तुमको ये डबल कर दिया। इस दवा की इतनी वैल्यूएशन रही कि ये दवा से काफी मैनकाइंड को काफी फायदा हुआ। और इसी का जो है इंप्रूव्ड वर्जन लाया गया, ये तुमको एम्पिसिलिन हो गया तुम्हारा। और 1947 में, ये 1929 में ये इसका डेवलपमेंट करीब किया गया था, और इसका क्लिनिकल ट्रायल 1942 वगैरह में हुआ। और उसका 1947 में जाके क्लोरमफेनिकोल एक तुमको डेवलप किया गया, जो कि काफी तुमको क्लोरमफेनिकोल एक तुमको काफी डिसेंट्री हो गया, तुमको टाइफाइड, निमोनिया, इन सबों में ये काफी बेहतर क्या है, ये एंटीबायोटिक प्रूव हुआ। निमोनिया, टाइफाइड या डिसेंट्री, इन सबों के इलाज के लिए क्लोरमफेनिकोल ये तुमको एंटीबायोटिक का खोज हुआ, एक डिस्कवरी हुआ तुमको जाकर के, उसके बाद इसको क्लोरमफेनिकोल। और तुमको दूसरा अगर इसका जो है पेनिसिलिन का आगे जो है तुमको इसको जाकर के तुमको पेनिसिलिन में इसका जो है जहां तक स्पेक्ट्रम की बात है, जो कि कितना टाइप के, जैसे ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव, दो तरह के, अगर तुमको एक ही तरह के बैक्टीरिया पे नैरो स्पेक्ट्रम ड्रग जो होता है, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, तो नैरो स्पेक्ट्रम होगा विच इफेक्ट ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव, एक ही टाइप को इफेक्ट करे, ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को। तो ये बैक्टीरिया का तुमको एक ही टाइप का इफेक्ट करता, तो वो नैरो एक ही टाइप का किसी को करे, तो ये नैरो स्पेक्ट्रम ड्रग कहेंगे एंटीबायोटिक। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम होगा, जब ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग में आएगा एंटीबायोटिक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम इफेक्ट और वेरियस टाइप ऑफ, मतलब कि ब्रॉड रेंज ऑफ बैक्टीरिया, दोनों ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव दोनों टाइप के बैक्टीरिया को इफेक्ट करेगी, ब्रॉड रेंज ऑफ बैक्टीरिया को ये इफेक्ट करे, तो ये क्या होगा, तुमको ब्रॉड रेंज एंटीबायोटिक हुआ। तो ब्रॉड रेंज एंटीबायोटिक तुम्हारा, जैसे कि पेनिसिलिन था तुमको नैरो स्पेक्ट्रम था, पेनिसिलिन तुम्हारा, और पेनिसिलिन जो है तुम्हारा ये नैरो स्पेक्ट्रम में आता है, ये पेनिसिलिन आ गया नैरो स्पेक्ट्रम में आता था। इसी का जो तुमको एडवांस वर्जन था एम्पीसिलिन और एमॉक्सिलिन, ये तुमको क्या हो गया, इसका जो एडवांस वर्जन था, जो कि इसी का पेनिसिलिन को इंप्रूव करके बनाया, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग में आता है, ये तुमको ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग में आएगा। तो ये तुमको आ गया। तुमको इसके अलावा एंटीबायोटिक को हम लोग, एंटीबायोटिक में तुमको दो तरह का प्रॉपर्टी होता है, एक होता है जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोके, जिसको हम लोग बैक्टेरियोस्टैटिक कहेंगे, और एक होता है बैक्टीरिसाइडल, जो कि बैक्टीरिया को क्या कर सके, नष्ट कर सके। तो इस तरह से हम लोग एंटीबायोटिक को दो पार्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरिसाइडल, जो कि बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोके, और एक होता है जो बैक्टीरिया ग्रोथ को किल करे। तो अभी तक तुमने क्या देख लिया कि पेनिसिलिन जो है तुमको एंटीबायोटिक जो डिस्कवर हुआ जाकर के तुमको, जिससे कि तुमको एंटीबायोटिक के क्षेत्र में क्या आ गया, रिवॉल्यूशन आ गया।
और जिसका कि वो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, जिसका कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कौन है उसका, उसी का एडवांस फॉर्म एम्पिसिलिन और एमोक्सिलिन। इसके अलावा और भी तुमको जैसे कि अभी और एंटीबायोटिक के नाम जैसे मैंने लिए क्लोरमफेनिकॉल का एक नाम लिया, और भी एंटीबायोटिक बनाए गए जिसका कि अभी हम बैक्ट्रोस्टैटिक और बैक्ट्रोसाइडल में उसको अलग अलग क्लासिफाई भी कर दे रहे हैं और उसको लिख भी दे रहे हैं। तो बैक्ट्रोस्टैटिक में आता है तुमको, बैक्ट्रोस्टैटिक मतलब कि चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को रोके, ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोके, ब्लॉक करेगा, ये ग्रोथ को ब्लॉक करता है। तो इसमें तुमको आता है जैसे तुमको ग्रोथ को रोकने वाला में इरिथ्रोमाइसिन, ये तुम्हारा आ जाएगा, टेट्रासाइक्लिन, इसके अलावा तुमको आ गया क्लोरमफेनिकॉल, ये तुमको जो कि क्लोरमफेनिकॉल ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग है, इसे ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग है, ये स्पेक्ट्रम ड्रग है, ये बहुत टाइप के बैक्टीरिया पे काम करता है और काफ़ी फेमस ड्रग है ये, जो कि तुमको खास करके जो कि पेट वगैरह के मतलब पेट जो कि इंस्टेंट मतलब कि जो स्टोमक वगैरह में ये काफ़ी एंटीबायोटिक यूज़ किया जाता है, जो कि बैक्टीरिया वगैरह हो जाता है उसमें सब में यूज़ किया जाता है। टाइफाइड, निमोनिया इस सब में भी इसका यूज़, फेफड़ा वगैरह में भी इसका किया जाता है, काफ़ी यूज में आता है। दूसरा है तुमको बैक्टीरिसाइडल में, बैक्टीरिसाइडल जो बैक्टीरिया को किल कर देगा जर्म्स को। तो इसमें आता है पेनिसिलिन आता है, पेनिसिलिन का जाहिर है कि डेरिवेटिव पेनिसिलिन जगह डेरिवेटिव एमोक्सिलिन, एम्पिसिलिन ये सभी इसी में आ जाएगा। इसके अलावा तुमको एक है तुमको एमिनोग्लाइकोसाइड, दूसरा आता है तुमको ओफ्लॉक्सासिन, ये तुमको ये भी एक बेहतर इसमें तुमको आता है जैसे कि आजकल के लिए तुमको एक और एंटीबायोटिक आ गया बेंकोमाइसिन, ये भी तुमको है जो कि यूज में आता है बेंकोमाइसिन। इसके अलावा तुमको जो कि अभी तुमको कैंसर वगैरह के लिए जो इलाज में अभी काम में आ रहा है उसका नाम है डी सबसे नीचे दिया होगा DY मतलब कैंसर वगैरह के लिए सबसे लास्ट में दिया। एरिथ्रोमाइसिन तो हो ही गया, तो कैंसर के इलाज के लिए भी एक तुमको जेरिडक्सिन करके एक लास्ट में सबसे है दिया हुआ कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। तो एक नया एंटीबायोटिक उसके लिए डिस्कवर किया गया है, डेसीडाइजेरिन, ये तुमको है जो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज में आता है। तो ये सब तुम्हारे एंटीबायोटिक के टाइप्स हो गए जो कि तुमको जिसमें कि तो एंटीबायोटिक का ड्रग का क्या क्या नाम हो गया एक बार फिर से रिमाइंड करें। एंटीबायोटिक ड्रग में आ गया तुमको जो पहले थे सेल्वर्सेन, जिसका कि तुमको फिर उसको जो है तुमको एक आर्टिफिशियल फॉर्म उसका बनाएगा प्रोंटोसॉल, जिससे कि सल्फोन एमाइड सल्फ्यूरिक एमाइड था उसका, जिससे कि सल्फा ड्रग सल्फाप्रिडिन ये सब बना। उसके बाद जब पेनिसिलिन आया, पेनिसिलिन का जो है इम्प्रूव्ड वर्जन एम्पिसिलिन और एमोक्सिलिन आया। उसके अलावा एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकॉल, ओफ्लॉक्सासिन, नाइट्रोग्लिसरॉल, ये सब तुमको आ गए, बेंकोमाइसिन, ये सब तुम्हारा जो है ये ड्रग आ गए जो कि एंटीबायोटिक के रूप में अब प्रयोग में अभी लाए जाते हैं। एंटीबायोटिक का काम होता है तुमको बैक्टीरिया को इसको मतलब कि शरीर के अंदर इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं और वहां जाके शरीर के अंदर ये सेलेक्ट करके बैक्टीरिया पर क्या करता है, अटैक करता है और जाहिर है कि जो मैन या एनिमल उसको कम से कम हानि पहुंचाता है ये। तो ये हो गया एंटीबायोटिक।
अब है तुमको दूसरा टाइप का ड्रग जो एंटी माइक्रोबियल में आएगा, सेकेंड टाइप का एंटीसेप्टिक कह सकते हैं। तो एंटीसेप्टिक ये तुमको यूज ऑन स्किन, ये तुमको टू किल जर्म्स, तो स्किन पर यूज कर सकते हैं जर्म्स को क्या चीज करने के लिए, इसको मारने के लिए, जैसे कि घाव वगैरह में, ऊंड पर। तो इसके लिए तुमको दो है, तुमको फ्यूरासिन और सफ्रामाइसिन। सफ्रामाइसिन ये तुमको दो हैं तुमको जो कि इसमें यूज किए जाते हैं, जो कि एंटीसेप्टिक के रूप में। इसके अलावा जो हम लोग का जो फेमस एक जो डिटॉल आता है, डिटॉल जो देखते होगे, उसमें दो एंटीबायोटिक, दो केमिकल होता है, दैट इज तुमको है क्लोरोजाइनॉल, क्लोरोजाइनॉल प्लस टर्पिनॉल, टर्पिनियोल होता है, NEOL, टर्पिनियोल। ये तुमको इन दोनों का मिक्सचर होता है, ये क्लोरोजाइनिरॉल और तुमको टर्पिनॉल का मिक्सचर होता है। कौन? तुमको डिटॉल, तुम्हारा इन दोनों का मिक्सचर होता है तुमको। और तुमको जैसे कि है तुमको इसमें जहां तक है तुमको टिंक्चर ऑफ आयोडीन, आयोडीन जैसे तुमको आयोडीन इन एल्कोहल यूज्ड एज एंटीसेप्टिक के रूप में इसको कहेंगे कॉल्ड टिंक्चर ऑफ आयोडीन, इसको कहते हैं। ये एंटीसेप्टिक के रूप में यूज किया जाता है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा आयोडोफॉर्म है तुमको CH3, दैट इज आयोडोफॉर्म भी इसका यूज में आता है, आयोडोफॉर्म। दूसरा है तुमको बोरिक एसिड भी यूज में आएगा, बोरिक एसिड भी तुमको, बोरिक एसिड H3BO3, ये भी तुमको किसके रूप में आता है तुमको, ये तुमको मतलब माइल्ड तुमको एंटीसेप्टिक माना जाता है, ये जो कि आंख वगैरह में प्रयोग कर सकते हैं, या तुमको माइल्ड एंटीसेप्टिक जो थोड़ा बहुत कटा छटा हो तो उसके लिए यूज करते हैं हम लोग। माइल्ड एंटीसेप्टिक बोरिक एसिड को यूज कर सकते हैं, जैसे कि इसी से बना हुआ तुमको है बोरो प्लस, बोरोलिन, ये सब इसी का यूज करता है, जैसे जो माइल्ड एंटीसेप्टिक होता है, बोरिक एसिड का प्रयोग करता है। और तुमको जो साबुन आता है तो उसमें होता है, साबुन में तुमको आता है बायथायोल, ये तुमको है मेडिसिन, मतलब कि मेडिकल सोप, मतलब कि एंटीसेप्टिक इन सोप, ऐसा कह सकते हो, एंटीसेप्टिक इन सोप में बायथायोल। तो ये तुमको हो गया, किस में यूज करते हैं हम लोग, ये मेडिसिन का मतलब जो सोप हो गया जिसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी देना हो तो इसका यूज कर सकते हैं। जैसे बहुत सा सोप, डिटॉल सोप भी आता है, तो उसमें तुमको इस तरह का चीज को मिलाया जाता है जो कि एंटीसेप्टिक का काम करेगा, जो कि लाइफ बॉय वगैरह इन सबों में हो सकता है प्रयोग में ये लाया जाता होगा केमिकल। तो ये तुम्हारा हो गया जो कि एंटीसेप्टिक हो गया। एक तीसरा कैटेगरी इसी में कर सकते हैं डिसइंफेक्टेंट, ये थर्ड कैटेगरी है डिसइंफेक्टेंट। तो ये तुमको माइक्रोबियल्स को मारता है, बट ये तुमको ज्यादा इसका ज्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन में, जो कि हम लोग स्किन वगैरह प्रयोग इसका नहीं कर सकते, ना ही इसको खाने में प्रयोग कर सकते पीने के लिए, या तो इसको डाइट के रूप में अंदर नहीं ले सकते शरीर के अंदर, शरीर के ऊपर भी इसका प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि हार्ड होगा। ये किसके लिए होगा? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पर उसको अगर जर्म से मुक्त करना है, जर्म से कीड़ा मकोड़ा उस पे से हटाना है, तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? डिसइंफेक्टेंट। जैसे कि हम लोग कहाँ पे, जैसे फर्श पे हो गया या नाली में, जैसे ड्रेन में तुमको यूज करना हो, या कोई चीज को, कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह को हमको क्या करना है, उसको जर्म से क्या करना है, हटाना है, तो उन सबों के लिए इसको प्रयोग कर सकते हो। जैसे तुमको ऐसे फिनॉल है, फिनॉल तुमको इसका 0.2% सॉल्यूशन होगा, तो ये तुमको होता है, ये तुमको काम करेगा एंटीसेप्टिक के रूप में, काम करेगा। और फिनॉल का जो 1% मिक्सचर आ जाएगा तो ये डिसइंफेक्टेंट का काम करेगा, इन्फेक्टेंट।
मतलब कि इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ा देते हैं तो यही सब्सटेंस, सेम सब्सटेंस, ये तुमको, आप इसको यूज भी कर सकते हैं, बॉडी पर भी यूज कर सकते हैं फिनॉल का 0.2% को, और जब 1% या उससे ज्यादा हो जाएगा तो इसको नॉन लिविंग थिंग पर उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये तुम्हारा ये भी क्या कहते काम है, ये डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक दोनों का काम ये कर सकता है। अब जैसे क्लोरीन है तुम्हारा, क्लोरीन है तुमको Cl2, ये तुमको इसका काफी 0.2 to 0.4 ppm ये तुमको डिसइंफेक्टेंट हो जाएगा, ये तुमको काफी हाई होता है डिसइंफेक्टेंट। SO2 लो कंसंट्रेशन में तुमको ये भी डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। तो ये सब तुम्हारा हो गया जो डिसइंफेक्ट, जो किसी इंस्ट्रूमेंट पर या तुमको फ्लोर पे, फ्लोर, ड्रेन, इंस्ट्रूमेंट, इन सबों पर जो कि जर्म्स होगा उसको किल करने के लिए डिसइंफेक्टेंट का हम लोग यूज करेंगे। तो ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा डिसइंफेक्टेंट के लिए हो गया। अब है तुमको इसके बाद एक और टाइप का ड्रग है जिसको हम लोग कहेंगे एंटी फर्टिलिटी ड्रग। एंटी फर्टिलिटी ड्रग जो कि तुमको फैमिली प्लानिंग में यूज किया जाता है, दैट इज टू कंट्रोल द पॉपुलेशन। तो एंटी फर्टिलिटी ड्रग में तुमको ये, इसमें तुमको दो तरह के जो कहते हैं, जो कि ओव्यूलेशन जो होते हैं उसको रोकने में जो काम करता है एक को, वो है तुमको दो एंजाइम देखा गया है, जो एस्ट्रोजेन और तुमको प्रोजेस्टेरोन, दो तुमको एंजाइम है जो कि बर्थ कंट्रोल पिल्स में उसी के सिंथेटिक रूप जो है उसी हार्मोन के प्रयोग में लाए जाते हैं। तो एंटी फर्टिलिटी ड्रग यूजेज फॉर बर्थ कंट्रोल के लिए यूज करते हैं। इसमें दो एंजाइम हार्मोन होते हैं, हार्मोन दो एंजाइम इसमें कंटेंट, ये जो इस दवा में होता है एस्ट्रोजेन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन। ये तुमको हार्मोन्स, इन दोनों का मतलब तुमको इसमें मिक्सचर होता है। इसी का जो पिल से होते हैं ये दो हार्मोन होते हैं, और इसमें जिसमें प्रोजेस्टेरोन जिसमें कंटेन करता है उसका नाम है, इसको जो इसमें जो तुमको ये सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन का प्रोजेस्टेरोन का फॉर्म है, तुमको क्या नाम है उसका सिंथेटिक, नॉरेथिनड्रोन, और इसका नाम है इथाइनिल एस्ट्राडाइऑल। ये तुमको इन दोनों का मिक्सचर करके ये तुमको ड्रग के जो तुमको बर्थ कंट्रोल पिल्स में इसका उपयोग कर जाते हैं, जो कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का मिक्सचर होता है। तो ये तुमको दो पिल के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ये तुम्हारा ड्रग का यही था तुम्हारा, जहां तक कि ड्रग का रहा तुम्हारा सारा ड्रग का, तुमको सबको एक बार में तुम इसको रिमाइंड कर सकते हो। तुमको था एंटा एसिड में था सिमेटिडीन, रेनिटिडीन, और उसके अलावा तो NaHCO3 और तुमको क्या थे NaSCO3 और MgOH2 प्लस AlOH3 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब थे। उसके बाद एंटी हिस्टामाइन ड्रग में था तुमको ब्रोमफेरामीन, दूसरा था तुमको इसका था तुमको टरफेनाडीन। ये दो ड्रग थे जो कि एंटी हिस्टामिन, जो कि एंटी एलर्जिक ड्रग के रूप में काम आते हैं। उसके बाद तुमको ट्रैंक्विलाइजर्स में थे, ट्रैंक्विलाइजर्स में तुमको काफी मेडिसिन थे, जैसे आइप्रोनियाजिड ट्रैंक्विलाइजर के रूप में प्रयोग में आते हैं। फेरिलजिन, मैप्रोबेमेट, क्लोरडियाजेपोक्साइड, इसके अलावा तुमको वैलियम और तुमको सेनेटोरियम, ये सब तुम्हारे क्या हो गए जो कि डिप्रेशन के दूर के लिए, इक्विनॉल जो कि हाइपरटेंशन को दूर करने में काम आता है। उसके अलावा तुमको जो स्लीपिंग पिल्स के रूप में जो कि यूज में आता है बारब्यूटेरिक एसिड और उसके डेरिवेटिव दैट इज नेबुटल, इमिटल, सेकोनल,
ये सब तुम्हारे किस में काम आते हैं, ये तुमको स्लीपिंग पिल्स में ये काम आते हैं। ये सब ट्रैंकुलाइजर्स आते हैं, और ट्रैंकुलाइजर्स की जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग जब बॉडी में नॉरएड्रेनालिन एक तुमको, जबकि नॉरएड्रेनालिन जब केमिकल की कमी होगी तो उससे क्या होगा, तुमको नॉरएड्रेनालिन के कमी से तुमको आ जाएगा, तुमको किसका जरूरत पड़ेगा, तुमको जरूरत पड़ती है नॉरएड्रेनालिन की कमी जब होती है तो लोग डिप्रेशन में चला जाता है, उसमें एंटी डिप्रेसेंट ड्रग की जरूरत पड़ती है। उसका एनाल्जेसिक में एक देखो ड्रग का एनाल्जेसिक तुमको जो जिसमें पेन किलर जो है तुम्हारा एनाल्जेसिक जो कि दर्द में कम करता है, तो उसमें दो दवा होता है, दैट इज दो दवा का नाम है तुमको एस्पिरिन और तुमको है पैरासीटामोल, एस्पिरिन और पैरासीटामोल। तो वह जो है तुमको एक उसमें एक केमिकल बॉडी में आता है जिससे कि तुमको दर्द की अनुभूति होती है। उस केमिकल का नाम दिया हुआ है उसमें, एक केमिकल है ना वहां पर दिया हुआ कुछ नाइट्रो कुछ लिखा हुआ है वहीं पर, एस्पिरिन और पैरासीटामोल है ना, उसी के जस्ट बाद एक केमिकल का नाम नहीं है, तो एक तुमको केमिकल बॉडी से एक केमिकल मतलब कि तुमको एस्पिरिन और पैरासीटामोल ये क्या काम करते हैं, एनाल्जेसिक का काम करते हैं, और साथ साथ ये दर्द बुखार को भी क्या करते हैं, कम करते हैं ये, और तुमको ये तुमको इसमें काम करते हैं। उसके बाद तुमको एंटीबायोटिक के रूप में जहां तक है जो कि माइक्रोबियल्स को किल कर सके, उसके कुछ दवा है जो कि माइक्रोबियल्स को किल करने या उसके स्टेट इसको रोकें, दैट इज उसका नाम था तुमको, जैसे कुछ मेडिसिन है एरिथ्रोमाइसिन, उसके बाद तुमको पेनिसिलिन, क्लोरोमफेनिकोल, ओफ्लॉक्सासिन, बेंकोमाइसिन, तो ये सब क्या हो गए तुमको जो मेडिसिन हो गए, जो कि टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन, एमॉक्सिलिन, ये सब तुमको एंटीबायोटिक हो गए। एंटीसेप्टिक के रूप में तुम्हारा बोरिक एसिड या तुमको टिंचर ऑफ आयोडीन या फिनॉल का 0.2% मिक्सचर, ये तुमको क्या चीज में काम आ सकते हैं, आइडोफॉर्म, ये सब तुमको एंटीबायोटिक के रूप में एंटीसेप्टिक के रूप में काम होता है। डिसइंफेक्टेंट के रूप में जैसे कि तुमको है दैट इज क्लोरीन का 0.2 से 0.4 ppm और SO2 का, तो ये सब तुमको एंटी फर्टिलिटी ड्रग में जो आते हैं, दो एंजाइम होते हैं जैसे एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन दोनों के तुमको सिंथेटिक ड्रग थे जो कि तुमको मतलब प्रोजेस्टेरोन के थे तुमको, और एस्ट्रोन के तुमको जो सिंथेटिक ड्रग बनाए गए। तो ये तुम्हारा ड्रग का यही सब था तुम्हारा। अब हम लोग देखेंगे जो कि केमिकल है, केमिकल इन फूड, या इसके बाद हम लोग देखेंगे केमिकल इन फूड। तो फूड जैसे है तुमको, फूड में तुमको केमिकल यूज्ड इन फूड, तो हम लोग दो तरह के यहाँ पर केमिकल इन फूड, तो ये फूड में क्या क्या काम में आ सकते हैं, जैसे कि फूड को रंग मैंने इसको खाने में टेस्ट के लिए दे सकते हैं आप इसको, कलर इन्हेंसमेंट के लिए दे सकते हैं, कलर बेहतर हो जाए इसके लिए दे सकते हैं, प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज कर सकते हैं। प्रिजर्वेटिव का मतलब हो गया कि ज़्यादा देर तक ये टिकेगा, जल्दी बासी नहीं होगा, जिसको जो कि बासीपन स्टॉल जो आ जाता है तुमको, तो वो नहीं आएगा, उसके लिए प्रिजर्वेटिव कर सकते हैं। तुमको इसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू ऐड कर सकते हैं, न्यूट्रिशन के लिए दे सकते हैं, कुछ आप ऊपर से क्या करते हैं केमिकल यूज कर सकते हैं जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यू उसका क्या हो जाए, इंप्रूव हो जाए, कोई फूड का न्यूट्रिशन वैल्यू को यूज करने के लिए इसमें यूज कर सकते हैं, कलर के लिए यूज कर सकते हैं, टेस्ट को इंप्रूव करने के लिए, या तुमको वह जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं हो उसके लिए यूज कर सकते हैं केमिकल का, या तुमको उसका जो है तुमको ये जो तुम्हारा हो गया दूसरा क्या होगा तुम्हारा उसका न्यूट्रिशन वैल्यू, इन सबों के लिए हम लोग केमिकल का यूज कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे दो तरह के केमिकल के बारे में पढ़ेंगे ये अभी फूड में। एक है तुमको आर्टिफिशियल स्वीटनर, आर्टिफिशियल स्वीटनर जो कि तुमको ये तुमको क्या होगा, आर्टिफिशियल स्वीटनर है, ये स्वीट होगा बट डजंट हैव कैलोरी, इसको कैलोरी नहीं होगा, ये शुगर मतलब मीठा लगेगा बट ये शुगर नहीं है, बट डजंट, शुगर जैसे होता है, शुगर में कैलोरी होता है, शुगर में कैलोरी होता है और स्वीट भी होता है ये,
लेकिन इसमें क्या होता है, ये कैलोरी होता है। तो जैसे कि तुमको किसी व्यक्ति को अगर जरूरत है कि वह उसे खाने में, तो जैसे चाय पी रहा है, तो उसमें जाहिर है कि चाय को अगर चीनी नहीं देगा उसमें तो स्वाद नहीं आएगा, तो फिर चाय पीने में क्या लगेगा। तो लेकिन जैसे नॉर्मल आदमी तो अपना चीनी देकर चाय पीता है, तो उसमें कैलोरी भी मिलता है, उसको एनर्जी भी मिलेगा और तुमको क्या होगा, स्वाद भी आएगा। लेकिन जिसको कि किसी कारणवश या तो डाइटिंग कर रहा हो, जिसको अपना वेट कम करना हो, वेट लूज करना हो, या डायबिटिक पेशेंट है, तो उसके लिए क्या दिक्कत है कि स्वाद तो आना चाहिए, तभी कोई चीज को ले पाएगा इनटेक। तो उसके लिए स्वाद के लिए हम लोग आर्टिफिशियल स्वीटनर का यूज करेंगे। आर्टिफिशियल स्वीटनर में क्या होता है कि स्वाद तो उसमें स्वीट आएगा, स्वीट होगा, बट उसमें कैलोरी नहीं होगा। तो इसके लिए तुमको जो यूज किया जाता है, जो कि जैसे सैक्रीन सबसे पहला था तुम्हारा, सैक्रीन, ये आर्टिफिशियल स्वीटनर है तुम्हारा। सैक्रीन तुमको, इसका जो है तुमको सैक्रीन जो सबसे पहले यूज किया गया, तो ये तुमको 550 गुना ज्यादा स्वीट होता है, 550 टाइम्स, 550 टाइम्स स्वीट एज स्वीटर देन सुक्रोज। सुक्रोज जो चीनी है उससे 550 गुना ज्यादा मीठा होता है। इसका मतलब सैक्रीन का 1 ग्राम चीनी के 550 ग्राम की बराबरी करेगा। तो सैक्रीन को, इसलिए इसका जो है स्वीट को, जो कि मीठा को कंट्रोल करने में काफी ध्यान रखना पड़ता है, इस सबका यूज करने में। जो आर्टिफिशियल स्वीटनर हम लोग प्रयोग करते हैं तो उसमें बहुत कम मात्रा में उसकी क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये काफी क्या है, जैसे ये सैक्रीन तुम्हारा 550 ग्राम का आएगा। और एक तुमको दिया हुआ है जो कि स्पार्टेन, स्पार्टेन का कितना दिया हुआ है, 100 ग्राम, 100 स्पार्टेन, जो कि हमको यूज करते हैं। स्पार्टेन जो है तुमको, स्पार्टेन एक यूज में आता है जो कि 100 के इक्विवेलेंट है। ये कोल्ड ड्रिंक में हम लोग यूज करते हैं, ये कोल्ड ड्रिंक में यूज किया जाता है तुमको स्पार्टेन। सुक्रालोस जैसे है तुमको, सुक्रालोस एक तुमको आता है जो कि 600 के इक्विवेलेंट होता है इसका। ये तुमको चावल के विकल्प के रूप में आता है, ये तुमको उसके विकल्प के रूप में यूज कर सकते हैं। और एक है एरिटेम जो कि काफी मीठा होता है, 2000 टाइम्स होता है, और उसका जो मिठास को कंट्रोल करना काफी मुश्किल होता है। तो ये तुमको 4 आर्टिफिशियल स्वीटनर दिए हुए हैं तुमको। एक हो गया सैक्रीन जो कि 550 टाइम्स है, एरिटेम 100 टाइम्स स्वीटर देन द सुक्रोज, तुमको सुक्रालोस 600 टाइम्स स्वीटर देन द सुक्रोज, और तुमको एक हो गया एरिटेम जो कि 2000 टाइम है तुमको उसमें स्वीटर है। तो ये हो गया आर्टिफिशियल स्वीटनर हो गया तुमको, जिसका यूज कर सकते हैं हम लोग। दूसरा है तुमको प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज करना। प्रिजर्वेटिव का मतलब इसको डाल दिया जाए तो खाना ज्यादा देर तक क्या होगा, बासी नहीं होगा, उसमें जो है फंगस वगैरह नहीं लगेगा। तो प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज जो कर सकते हैं, दूसरा नंबर में कर सकते हैं प्रिजर्वेटिव के रूप में। प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव क्या करता है, ये तुमको इसको क्या करता है, ज्यादा देर तक क्या करता है, इसको फ्रेश रखता है, मतलब फ्रेश रखता है फूड को फॉर मोर टाइम, फूड फ्रेश फॉर मोर टाइम। ये तुमको क्या कर देगा, तुमको ये फंगस वगैरह को लगने से क्या करता है, ये बचाता है, ये बासी नहीं होने देगा, स्टॉप। तो इसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग सामान्यतः, जैसे तुमको है टेबल सॉल्ट NaCl जिसको कहते हैं, नमक, वो भी तुमको इसमें इस तरह का आता है, नमक डाल दें, जैसे अचार वगैरह हम लोग डालते हैं, पिकल जो बनाते हैं तो उसमें हम लोग नमक डालते हैं। तो ये तुम्हारा है। दूसरा ऑयल जो है, तेल जो है, ये भी तुमको प्रिजर्वेटिव का काम करता है। घी जो है तुम्हारा, ये भी प्रिजर्वेटिव का काम करता है। ये इसके अलावा अगर हम लोग अब केमिकल सब्सटेंस में आ जाएं तो सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट C6H5COONA, ये केमिकल है सोडियम बेंजोएट। ये तुमको काम कर सकते हो किसमें, प्रिजर्वेटिव के रूप में, बेंजोएट, याद रखोगे इसको। दूसरा है तुमको सोडियम बेंजोएट के अलावा तुमको सॉल्ट ऑफ प्रोपेनोइक एसिड, सॉल्ट ऑफ प्रोपेनोइक एसिड, ये तुमको, ये भी क्या चीज में काम करेगा, ये प्रिजर्वेटिव का वर्क करता है। तो इन सबों से तुमको खाने को क्या करते हैं, ये सब केमिकल डाल के खाना को ज्यादा देर तक फ्रेश रखा जा सकता है। तो ये तुम्हारा 2 प्रिजर्वेटिव थे। अब हम लोग क्लीनिंग एजेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो क्लीनिंग एजेंट में तुमको सोप और आर्टिफिशियल जो डिटर्जेंट है, जो सिंथेटिक डिटर्जेंट, उसको अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे। सोप हो गए जो कि हम लोग सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होता है तुमको, जो कि स्टेरिक एसिड का हो सकता है, या तुमको
स्टेरिक एसिड का, ओलिक एसिड का या पामिटिक एसिड का, ये सब का ये होता है तुम्हारा पामिटिक एसिड या स्टेरिक एसिड। इन सबों का क्लीनिंग एजेंट में पहले है, क्लीनिंग एजेंट में पहला है सोप, है साबुन। सोप इज सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हाई फैटी एसिड, हाई फैटी एसिड, हाई फैटी एसिड, एसिड लाइक ऑलिक एसिड, लाइक ऑलिक एसिड। ये तुमको लाइक क्या होगा, तुमको ऑलिक, OLEIC, ऑलिक एसिड। ऑलिक एसिड होता है C17H35COOH, ये ऑलिक एसिड हो गया तुमको। उसके बाद है तुमको स्टेरिक एसिड। स्टेरिक एसिड होता है C16H33COOH। पामिटिक एसिड, पामिटिक एसिड होता है C15H31COOH। इन सबों का सोडियम या पोटेशियम कोई डाल दें तो वो क्या हो जाएगा, तुमको सोप बन जाएगा। और सोडियम पोटेशियम सोप, पोटेशियम सॉल्ट इज पोटेशियम सॉल्ट या सोडियम सॉल्ट, सॉल्ट ऑफ Na और K, ये तुमको इसमें क्या हो सकता है, सोप के रूप में यूज किया जा सकता है इन सबों का। इसको बनाएंगे कैसे, इसको सेपोनिफिकेशन कहते हैं, सेपोनिफिकेशन। तो इसको बनाने का जो रिएक्शन कुछ इस ढंग से है, ये तुमको जो कि जो वायल वगैरह में होगा तुमको, इसमें तुमको ये ग्लिसरल डिहाइड, ग्लिसरल ईस्टर CH2, यहाँ पर CH, यहाँ CH2 है, इसमें सब में O जोड़ दीजिए, OCO। जैसे है तुमको C17 या C16H33, तो सब में यहाँ पे जोड़ दीजिए, यहाँ पर OCO C16H33, ये दिया तुम्हारी बुक में कि 17 वाला दिया है? C17H35, अच्छा C17H35। और सोडियम स्टेरेट में 17 होता है तुम्हारा ना, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ठीक है, उसको ठीक कर लेगा। सोडियम C17H35 ये तुम्हारा हो गया। फिर यहाँ पर भी हो जाएगा CH, यहाँ भी OCO और C17H35, ये हो गया तुमको ग्लिसरल ईस्टर ऑफ स्टेरिक एसिड, स्टेरिक एसिड का ये ग्लिसरल ईस्टर है। और इसमें अगर हम लोग डाल देते हैं NaOH डाल दें, इसमें NaOH डाल देंगे तो इससे तुमको क्या हो जाएगा, ये टूट करके ये तुमको सोप बन जाएगा, जो कि C17H35COONA, सोडियम स्टेरेट हो गया ये। और तुमको इधर ग्लिसरॉल बन जाएगा, CH2OH, CHOH और CH2OH, ग्लिसरॉल। और ये हो गया सोडियम स्टेरेट, दैट इज सोप, सोडियम स्टेरेट, ये सोप हो गया। ये तुमको रहता है, तुमको कोलाइड के रूप में रहेगा, कोलाइड रहेगा इसको, ये इज कोलाइड, ये तुमको घुला हुआ रहेगा। इसको NaCl डाल के इसको क्या कर लिया जाता है, इसको प्रिसिपिटेट कर लिया जाएगा, प्रिसिपिटेट, जिससे कि ये नीचे जम जाएगा, नीचे ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, जम जाएगा, प्रिसिपिटेट के रूप में सोप आ जाएगा, तुमको सोप जम जाएगा। और जो सोप जम जाएगा तो उसी समय तुमको, और पोटेशियम सोप जो होता है, अगर पोटेशियम सोप बनाना है तो KOH से रिएक्शन कराइए। NaOH की जगह अगर KOH से कराएंगे तो ये पोटेशियम सोप बनाने के जो होता है, पोटेशियम सोप इज सॉफ्टर देन, पोटेशियम सोप इज सॉफ्टर देन सोडियम सोप। सोडियम सोप से ये क्या होता है, सॉफ्टर होता है। इसमें पोटेशियम को बनाने के लिए क्या करना है, KOH से रिएक्शन करना। दूसरा, इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्या कर लीजिए, इसको हटा सकते हैं। मतलब कि तुम्हारा जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ग्लिसरॉल को क्या कर सकते हैं हम,
हटा सकते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया फैटी एसिड का जो तुम्हारा ग्लिसरॉल्डिहाइड है, ग्लिसरॉल एस्टर है, उससे में अगर तुमको NaOH से रिएक्शन करा दें तो हमको सोप जो है तुमको प्रिपेयर हो जाएगा। अब जैसे सोडियम स्टेरेट ले सकते हैं, सोडियम पामेट या जो भी बनाना हो उसके अकॉर्डिंगली ये साबुन बन सकता है। सोडियम स्टेरेट, सोडियम पामेट, सोडियम ऑलिएट, ये सब तुम्हारा ये बन सकता है। वहाँ फार्मूला तुम देख लेगा। अब है तुमको इसके बाद जो है तुमको सोडियम का जैसे तुम्हारा साबुन जो बन गया, तो साबुन में अलग अलग तरह के जो सोप होते हैं, जैसे कि तुमको कोई सोप है जिसमें कि ट्रांसपेरेंट होता है। तो ट्रांसपेरेंट सोप जो बनाया जाता है, तो ट्रांसपेरेंट सोप बनाने के लिए हम लोग उसको एथिल अल्कोहल के सॉल्वेंट में उसको बॉयल करते हैं। सोप को, सोप का जो सॉल्यूशन है उसको एथिल अल्कोहल में बॉयल करके उसको एक्सेस सॉल्वेंट को हम लोग हटा लेते हैं, तो उससे क्या जाता है, ट्रांसपेरेंट सोप बन जाएगा। ट्रांसपेरेंट सोप बनने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ट्रांसपेरेंट सोप इज प्रिपेयर्ड इन एथिल अल्कोहल C2H5OH एंड बॉइल्ड एक्सेस सॉल्वेंट, एंड बॉइल्ड एक्सेस सॉल्वेंट को बॉयल करके क्या कर लीजिए, हटा लीजिए, तो ये ट्रांसपेरेंट सोप बन जाएगा। तो ट्रांसपेरेंट सोप बनाने के लिए ये करना होगा। और तुमको अगर तैरना हो, तैरने वाला साबुन बनाना हो, तो उसमें जो है जब जिसमें हार्ड हो रहा है उसमें हवा का बुलबुला भर जाए, जिससे कुछ ज़्यादा भारी नहीं हो पाए। उसमें हवा का क्या होता है, टाइनी बबल्स ऑफ एयर, टाइनी एयर बबल्स ऑफ एयर इसमें डाल देंगे, जिससे कि ये हल्का हो जाएगा, ये मतलब कि लाइटर हो जाएगा, जिससे कि ये पानी पर क्या हो सकता है, तैर सकता है। अगर तुमको सेविंग सोप बनाना है, सेविंग सोप जो कि सेविंग के लिए यूज में आता है, तो इसमें हम लोग डालते हैं रोसेन और तुमको ग्लिसरॉल भी इसमें डालते हैं, जिससे कि तुमको फेन ज़्यादा देर तक रहेगा। और ये सोडियम रोसेनेट बनाता है, जिससे कि ये फेन ज़्यादा करेगा तुमको। तो ये फेन ज़्यादा करने के लिए उसमें रोसेन नाम का गम डालना पड़ता है, और उससे सेविंग सोप क्या हो जाएगा, तुम्हारा बन जाएगा। अनदर टाइप का कोई मेडिसिनल वैल्यू डालना है, तो जिसमें सोप हार्ड हो रहा है उसी समय उसके रंग के लिए, उसके गंध के डिओड्रेंट के लिए, या उसके तुमको और कोई मेडिसिनल वैल्यू डालना है, तो उसको सोप में क्या कर सकता है, उसमें मिलाया जा सकता है। इस प्रकार डिफरेंट टाइप के सोप बनाए जाते हैं। जहां तक कि सोप का तुमको, जहां तक कि ये रहा तुमको C17H35 COO माइनस और CO माइनस और Na प्लस, ऐसा तुमको टूट जाएगा, पानी में जाएगा। ये जो तुम्हारा होता है, ये जो पार्ट होता है, ये लियोफिलिक होता है, मतलब ये तुमको इसका वाइल से कॉम्बिनेशन बनता है। ये लियोफोबिक पार्ट होता है, ये लियोफोबिक, और CO होता है लियोफिलिक या हाइड्रोफिलिक। तो हाइड्रोफिलिक का मतलब है ये वाटर से बॉन्ड बनाएगा, और ये तुमको वाइल से बना, ये वाइल से जुड़ता है, ये वाटर जुड़ता है, इसलिए वाइल और वाटर का एक ढंग से क्या बन जाता है, दोनों के बीच में ये सोप क्या करता है, एक मतलब तुमको इमल्सन बनता है, जिसको इमल्सिफाइंग एजेंट कहते हैं। तो इसमें क्या हुआ, दो पार्ट होता है, जैसे कि तुम्हारा ये जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है ये हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, और COO माइनस जो हो गया तुमको हाइड्रोफिलिक पार्ट हो गया। तो CO किससे चिपकेगा जा करके, वाटर से, और जो कि हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है C17H35 हो, या C15H31 हो, C16H33 हो, जो भी तुम्हारा सोडियम ऑलिएट पामेट जो भी रहेगा, जो हाइड्रोकार्बन पार्ट लियोफोबिक होता है, और वो वाइल से जाएगा। और इस प्रकार से क्या होता है, दोनों के बीच में जैसे कपड़ा पर जो तुमको वाइल है, ये वाइल का कण है, तो इससे हाइड्रोकार्बन पार्ट चिपक जाएगा, और CO माइनस जो हाइड्रोकार्बन C17H35 और COO पार्ट यहाँ पे वाटर से चिपक जाएगा। इस प्रकार से वाइल, ये जो कपड़ा पर जो वाइल था, इसको वाटर अपनी तरफ से क्या कर लेगा, इसमें बॉन्ड बन जाएगा, और इसको कपड़ा पर से क्या कर देता है, हटा देता है, और इस तरह से क्या होता है, कपड़ा साफ हो जाएगा तुम्हारा। तो वाइल पे क्या क्या, वाइल तुम्हारा जो है उसको क्या करता है, उसके साथ यह जो है जो CO मतलब कि हाइड्रोकार्बन पार्ट आता है, और पानी के साथ किसका बॉन्ड बनता है, इसका CO पार्ट का। और इस प्रकार से क्या होगा, तुम्हें ये कपड़ा जो है तुमको, या कोई भी जैसा जहां पर स्किन पर भी जो तुमको है गंदगी, वो सब भी दूर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं सिंथेटिक डिटर्जेंट की बात करते हैं। सिंथेटिक डिटर्जेंट, सिंथेटिक डिटर्जेंट तुमको, जहां तक जो साबुन था तुम्हारा, सोप है तुम्हारा, सोप तुमको जो तुमको है सोप जो कि सोडियम और पोटेशियम का जो सॉल्ट सोप है, वह तुमको हार्ड वाटर में
तुमको उससे कम साफ नहीं होगा। कारण है कि हार्ड वाटर में कैल्शियम होता है और कैल्शियम के साथ मिलने के बाद वह क्या हो जाता है, इसमें वो तुमको झाग नहीं दे पाएगा, वह तुमको फ्रोथ नहीं देगा, झाग नहीं देगा। तो जो तुम्हारा होता है, जैसे कि ये जो Na के बजाय अगर C17 COO होल टू Ca आ जाएगा, जो कि क्या नहीं देगा, ये झाग देने नहीं देता। कैल्शियम कैल्शियम क्लोराइड वगैरह से रिएक्शन करेगा तो ये क्या आ जाएगा, इसका आ जाता है। लेकिन ये तुमको हार्ड वाटर में भी क्या करता है, काम कर जाएगा। ये हार्ड वाटर में भी तुमको ये जो डिटर्जेंट, सिंथेटिक डिटर्जेंट है, ये काम करेगा। सिंथेटिक डिटर्जेंट बनाने के लिए 3 टाइप के होते हैं ये। एक तो है एनाइनिक, ANIONIC, एनाइनिक डिटर्जेंट। एनाइनिक डिटर्जेंट के नाम से ही पता है कि इसमें निगेटिव आयन होगा जो कि डिटर्जेंट के रूप में काम करेगा। तो इसमें 2 तरह के बनाए जाते हैं। एक तो तुमको हो गया जो कि ऑक्सीजन, जो कि एल्कोहल से बनाए जाएंगे, और एक बेंजीन का जो डेरिवेटिव होगा जो कि उसके द्वारा बनाए जाते हैं। तो जैसे कि हम लोग एल्कोहल के द्वारा बना दें, तो एल्कोहल के द्वारा जैसे बनाते हैं इसमें, जैसे कि CH3 होल 10 फिर CH2OH, इसमें दो तुमको 12 हो गया, तो 2 डेके 9, ये हो गया तुमको 2 डेके 9, इसको कह सकते हैं 2 डेके 9। 12 कार्बन के लिए 2 डेकेन है, अल्कोहल है तो 2 डेके 9 हो गया ये। और इसमें क्या डालते हैं, H2SO4 डालेंगे। तो H2SO4 जो है क्या होगा, ये तुमको एसिड है तो यहां से क्या कर लेगा, यहां से OH को हटा लेगा, यहां से H+ आएगा, तो ये क्या बन जाएगा तुमको OSO3H बन जाता है इससे। तो CH3 CH2 होल 10 CH2O SO3H, OSO3H बन जाएगा, प्लस वाटर तो बनेगा ही, ये तुमको बन गया। और इसमें क्या करते हैं, इसमें अब NaOH डाल देते हैं। इसमें क्या डाल देंगे हम लोग, NaOH। तो ये H को हटा कर क्या बना देगा ये, तो CH3 CH2 होल 10 CH2O SO3 माइनस और Na+, ये तुमको बन गया। और ये तुम्हारा क्या हो गया, ये जो तुम्हारा पार्ट हो गया, ये लियोफोबिक पार्ट, लियोफिलिक पार्ट हो गया, हाइड्रोफिलिक पार्ट हो गया, ये हाइड्रोफिलिक पार्ट हो गया। और इधर वाला जो पार्ट हो गया ये हाइड्रोफोबिक पार्ट हो गया, हाइड्रोफोबिक पार्ट हो गया ये, जो कि तुम्हारा जो कि हाइड्रोफोबिक पार्ट किसे जाकर अटैच होगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट अटैच होगा जाकर के तुम्हारा वाइल के साथ ही अटैच होगा। और इस प्रकार से क्या होगा, ये कपड़ा में से ये तुमको जो वाइल है वो हट जाएगा। एक तो तुम्हारा ये हो गया। दूसरा है तुमको एल्किल बेंजीन के साथ बना सकते हैं आप। एल्किल बेंजीन में तुमको दिया हुआ है, बेंजीन है, उसमें एक जोड़ देते हैं, कितना कार्बन जुड़ा हुआ है, होल 11 CH3 और फिर CH3 नहीं देगा, कहीं भी जोड़ देंगे, होल 11 CH3। तो ये तुम्हारा है, जब बेंजीन में तुमको ये भी 12 ही कार्बन का दिया गया बेंजीन में। अब इसको H2SO4 से रिएक्शन कराएगा, तो ये जो तुमको होता है, जो ये है तुमको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, तो ये SO3H यहां से जुड़ जाएगा, पैरा पोजीशन से जोड़ दीजिए। इसमें भी 12 कार्बन का ही बनाया गया, तो ये तुमको क्या आ जाएगा, CH2 होल 11 और CH3, यहां पर क्या जुड़ जाएगा, SO3H आ जाएगा। इसमें फिर NaOH डाल दीजिए, तो ये तुमको बन जाएगा अब SO3Na, CH2 होल 11 और ये CH3, और यहां पर हो गया SO3 माइनस और Na+, ये एनाइनिक डिटर्जेंट हो गया, ये एनाइनिक डिटर्जेंट। तो एनाइनिक डिटर्जेंट काम क्या चीज में आता है, वॉशिंग, हाउस होल्ड वॉशिंग, जो कि हम लोग घर में जो साफ करते हैं उसमें जो कि तुम्हारा है हाउस होल्ड, तुम्हारा हाउस होल्ड जो कि हम लोग सर्फ वगैरह यूज करते हैं, हाउस होल्ड वॉशिंग में इसका ये ज्यादा रहता है तुमको, यही सब एनाइनिक डिटर्जेंट का यूज होता है। टूथपेस्ट में भी इसका यूज होता है, टूथपेस्ट, इन समय किसका यूज होता है तुमको, ये जो सामान्यतः ये एनाइनिक डिटर्जेंट ही हम लोग को क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये 2 तरह के हो गए, जो कि एल्कोहल के डेरिवेटिव हो गए और एल्काइल बेंजीन के डेरिवेटिव हो गए। एल्काइल बेंजीन जो कि बड़े हाइड्रोकार्बन होने चाहिए और स्टेट चेन में रहेंगे, तो ये तुमको बायोडिग्रेडेबल भी होता है,
ये अगर बायोडिग्रेडेबल बनाना है तो स्ट्रेट चेन में रखिए हाइड्रोकार्बन को, तो ये बायोडिग्रेडेबल भी होगा। तो ये एनायनिक डिटर्जेंट है जो कि हम लोग के क्लीनिंग का, जो कि कपड़ा वगैरह हम लोग जो धोते हैं उसमें ये, और या टूथपेस्ट में जो यूज करते हैं उसमें यही यूज में आता है तुमको एनायनिक डिटर्जेंट। दूसरा है तुमको कैटायनिक डिटर्जेंट। कैटायनिक डिटर्जेंट में जाहिर है कैटायन होगा, प्लस चार्ज होगा, तो इसका जहां तक है इसका लिमिटेड यूज है। कैटायनिक डिटर्जेंट, कैटायनिक डिटर्जेंट में तुमको एक है तुमको C16 बनाया है, CH3 CH2 होल 15 और N दीजिए, यहां इधर तीन तरफ से CH3 दे दीजिए और इस पे प्लस हो गया, N पे इस पे क्या आ जाएगा प्लस और Br माइनस। ये तुमको एक कैटायनिक डिटर्जेंट है। ये कैटायनिक डिटर्जेंट है। तो सेटीन इसको कहते हैं, सोलह को क्या कहा जाता है सेटेन कहते हैं, तो इसके नाम हो गया YL लग जाएगा CETYL सेटीन, और तीन मिथाइल है जिसको क्या कह सकते हैं हम लोग ट्राई मेथिल, और ये अमोनियम है, अमोनियम ब्रोमाइड, अमोनियम ब्रोमाइड। ये तुमको ये एक कैटायनिक डिटर्जेंट है जिसमें कि कैटायन के रूप में ये प्रयोग में आता है। तो ये तुमको जर्मीसाइड भी इसमें प्रॉपर्टी होता है, इसलिए ये महंगा भी होता है। ये मेरे कीड़ा मकोड़ा को भी क्या कर सकता है, ये मार सकता है। ये जर्मीसाइड होता है, इसमें किल जर्म्स, मतलब जर्मीसाइड मतलब किल जर्म्स को भी ये किल कर सकता है डिटर्जेंट। दूसरा होता है कि ये तुमको काफी कॉस्टली होता है, इसलिए इसको लिमिटेड यूज करते हैं हम लोग, हेयर कंडीशनर के रूप में यूज करते हैं इसका, हेयर कंडीशनर के रूप में इसका यूज किया जाता है। तो ये तुम्हारा हो गया जो कि लिमिटेड यूज है इसका, हेयर कंडीशनर में इसका यूज किया जाता है कैटायनिक डिटर्जेंट। जो कि हो गया सेटिल होता है, सेटिन होता है तुमको 16 जो कार्बन हो गया ना यहाँ पर, उसी सीटेन आया। सीटेन मतलब 16 कार्बन के लिए, सीटेन के बजाय यहाँ सेटाइल हो गया क्योंकि उसका 16 कार्बन में एक हाइड्रोजन हट गया तो एल्किल ग्रुप हो गया ये ना, इसलिए सेटिल हो गया। और ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड ये तुम्हारा हो गया, और जो कि एक कैटायनिक डिटर्जेंट का एक एग्जांपल है। अब दूसरा है, तीसरा टाइप का डिटर्जेंट है दैट इज अनआयनिक, मतलब जिसमें आयन नहीं हो, नॉन आयनिक भी कह सकते हो, नॉन आयनिक कह दो, नॉन आयोनिक डिटर्जेंट, नॉन आयनिक डिटर्जेंट। तो नॉन आयनिक डिटर्जेंट में भी जैसे तुमको है एक इथिलीन ग्लाइकोल का, तुमको इथिलीन ग्लाइकोल के जो डेरिवेटिव होते हैं उसके रूप में भी इसको कह सकते हैं CH2O CH2 होल N, फिर हो गया CH2OH प्लस हो गया तुमको H2SO4 प्लस H2SO4। तो यहां भी तुमको क्या हो जाएगा, एक साइड से जुट जाएगा तो OSO3H जुट जाएगा, तो नहीं ये तो नॉन आयनिक बना रहे हैं ना, नॉन आयनिक बनाएंगे तो इसमें क्या जुड़ेंगे हम लोग C17H35COOH जैसे जोड़ दिए, C17H35COOH, तो C17H35COO यहां से जुड़ जाएगा C17H35COO, उसके बाद यहां से जुड़ते चल जाएगा यहां पर से COO, अब आ गया तुमको CH2 होल N, फिर CH2OH, ये तुमको बन गया अनआयनिक, इसमें कोई आयनिक ग्रुप नहीं है, ये तुमको बन गया तुमको ये नॉन आयनिक डिटर्जेंट बन गया, ये नॉन आयोनिक डिटर्जेंट, जिसमें कि इथिलीन ग्लाइकोल का यूज किया गया है। ये तुमको इथिलीन ग्लाइकोल का यूज हुआ है, और तुमको सोडियम C17H35 है तो स्टेरेट और इथिलीन ग्लाइकोल प्लस स्टेरेट सोडियम स्टेरेट जो है तुम्हारा, तो ये तुम्हारा स्टेरेट का यूज किया गया है। तो ये तुमको इसका यूज होता है तुमको डिश वॉश में, जो कि कपड़ा बर्तन धोने का साबुन जो होता है, ये तुमको डिश वॉश के रूप में इसका यूज कर सकते हो। और जहां पर के तुमको ऑयल वगैरह यूज में, ग्रीस वगैरह जहां लग गया है तो तुम इसमें जाके साबुन धो, जो कि कपड़ा धोने का साबुन है जहां तेल वगैरह लगा हुआ है वहां पर तुम यूज करोगे तो ये तुमको ग्रीस वगैरह को उसको छुड़ा सकता है, तो उसको भी साफ करने में इसका काम आएगा।
ये तुमको जो कपड़ा धोने का साबुन से तुम जो है तेल वगैरह जहां लग गया काफी ज्यादा कपड़ा में, तुम उसको यूज करोगे तो तुमको उसको छुड़ा देगा, लेकिन उसमें चमक जाने का डर रहता है उसमें। तो ये तुम्हारा हो गया जो कि डिटर्जेंट के बारे में था। तो इसी के साथ तुम्हारा ये जो है तुमको ये चैप्टर के साथ साथ ये बुक भी तुम्हारा समाप्त हो गया, और तुमको जितने भी तुम्हारा जो पोर्शन थे, जो सिलेबस थे, ये तुम्हारा अब एलएम क्लास 12 केमिस्ट्री का इसके साथ समाप्त हो जा रहा है। अब जो भी तुमको क्वेश्चंस वगैरह हो, या तुमको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन बुक से बना रहे हो जो समझ में नहीं आ रहा है, या कोई भी प्रॉब्लम हो जो कि तुम्हें नहीं बनता हो, या कोई पोर्शन में दिक्कत हो किसी भी चैप्टर में, फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ किसी भी टॉपिक में हो, तुम जो जेईई मेंस का तैयारी कर रहे हो, एडवांस का, या तुमको नीट का, या तुमको बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तुमको कहीं भी दिक्कत हो रहा है, तुम कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हो। राइफल ऐप को प्ले स्टोर डाउनलोड करो, उस पर हमारा जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस पर तुम कॉल कर सकते हो, हमसे फ़ोन पर भी बात हो जाएगी, या तुम ईमेल कर सकते हो, और इस प्रकार से अपना पर्सनल टाइम भी ले सकते हो। नहीं तो उस राइफल ऐप पर तुम जो है उस पर जो क्लासेस हैं, रेगुलर क्लासेस जो वीडियो अपलोडेड हैं, उसको भी तुम देख करके जहाँ तक पहुँच सकता है तुम अपना काम कर सकते हो। नहीं तो तुम पर्सनल गाइड के लिए भी तुम कहीं भी तुमको परेशानी हो रही है, तुम कुछ टाइम अलॉट करा सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।